नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से हमारा टॉपिक है कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कैग, इसी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आखिर किस वजह से इसे हमें हमारे संविधान में जगह मिली, उस इतिहास को पहले हम लोग समझेंगे, फिर एक एक करके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रश्न एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो सभी चीज मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये किस देश से लिया गया है, यानी कि बोरोड फ्रॉम किस लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है 1753 में। इसके इतिहास को समझेंगे सबसे पहले कि आखिर क्या वजह थी, किस तरह से आजादी के बाद भी इसे हमारे देश में जगह मिला और ये हमारे संविधान का एक हिस्सा बना। 1753 में यानी कि आजादी से पहले, ये बात तब की हो रही है जब प्लासी का युद्ध भी नहीं हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और ये बात हो रही है 1753 ईस्वी के बारे में। ठीक है, 1753 में भारत में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1753 में ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, जब ब्रिटिश सत्ता थी, क्योंकि ब्रिटिशों का आगमन तो हमारे देश में 1600 ईस्वी में हो गया था, तो इसके 153 साल बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है 1753 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, और इसके ठीक लगभग 100 सालों बाद यानी कि 1858 में इसके तर्ज पर भारत में उस समय अंग्रेजों का ही हमारे देश गुलाम था और ब्रिटिशों का ही शासन था। तो उसी के तहत रहते हुए 1858 में यानी कि 1857 की क्रांति के बाद एक साल बाद 1858 में क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन किया गया, मतलब इसकी स्थापना की गई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग की स्थापना की गई 1858 में। ठीक है, और वहीं 1860 में इसके जो फर्स्ट चेयरमैन जो बनते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे बिफोर इंडिपेंडेंट यानी आजादी से पहले। तो वो थे आपके एडमंड ड्रुमॉन्ड ये व्यक्ति थे जो कैग के सबसे पहले चेयरमैन थे। ये आपके बात हो रहा है बिफोर इंडिपेंडेंट, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि आपसे कि आजादी के जो बाद सबसे पहला जो कौन व्यक्ति था जो हमारे देश का फर्स्ट चेयरमैन बना कैग का। ठीक है, तो 1947 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 1947 में यानी आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे देश के पहले स्वतंत्र कैग के जो चेयरमैन थे वो थे वी नरहरि राव। आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ये ईयर वाइज है, ठीक है, उसके ताकि आपको आसानी होगा। और एट प्रेजेंट यानी कि 2023 के बारे में बात हो रहा है। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके चेयरमैन है GC मुर्मू, यानी कि इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको ऑप्शन में GC मुर्मू भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, GC मुर्मू। ये क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूं। 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई ब्रिटिश सत्ता के दौरान, ब्रिटिश शासनकाल में। 1898 में इसकी स्थापना हुई। 1860 में फर्स्ट चेयरमैन थे यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंट आजादी से पहले एडमंड ड्रुमॉन्ड। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कैग के चेयरमैन थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी 1947 के बाद पहले व्यक्ति बने कैग के चेयरमैन वी नरहरि राव। और एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है आपके गिरीश चंद्र
मुर्मू। तो उम्मीद करते हैं ये जो इतिहास है आपको समझ में आया होगा। यही वजह है कि इसे बोरोड किया गया किस कंट्री से, ब्रिटेन से। आर्टिकल नंबर ये भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा है, तो आर्टिकल 148 में कैग के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और इसकी पावर और फंक्शन के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 151 में। 151 में चर्चा किया गया इसके शक्ति और कार्य के बारे में, इसके बारे में चर्चा, और कैग के बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 148 में। तो ये क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट मैंने लिखा। इसका हेडक्वार्टर है अभी वर्तमान में आपका नई दिल्ली में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जब वो संविधान को रच रहे थे, संविधान को लिख रहे थे, तो उन्होंने एक बयान जारी किया था कैग के पक्ष पर कि जो कैग होंगे हमारे देश के, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अधिकारी होगा, वो देश का सर्वोत्तम अधिकारी होगा। पूरे संविधान में जो सर्वोत्तम अधिकारी का जो पद दिया जाएगा वो कैग के चेयरमैन को ही दिया जाएगा। उनका ऐसा कहना था B.R. अम्बेडकर का। तो उस तर्ज पर ये जो पद है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारा पॉइंट है आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये कहाँ किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई ब्रिटिश सत्ता के दौरान, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। 1858 में इसका फॉर्मेशन किया गया कैग का, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। 1860 में इसके फर्स्ट चेयरमैन बने एडमंड ड्रूमॉन्ट, जो कि एक अंग्रेज थे। बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले के बारे में बात हो रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश जब आजाद हो गया 1947 में, तो पहले इसके चेयरमैन बने V. नरहरि राव, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इनका GC मुर्मू। ऑप्शन में आपका GC मुर्मू भी लिखा रह सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 148 के तहत इसके बारे में चर्चा किया गया है। और पावर और फंक्शन, यानी कि कार्य और शक्ति के बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 151 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो कैग के जो चेयरमैन होंगे वो हमारे देश के सर्वोत्तम अधिकारी होंगे, ठीक है। यही वजह है कि आर्टिकल में चर्चा होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है, यानी कि संवैधानिक एक निकाय हो जाता है। समझ में आया बात। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारा पॉइंट है आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा आप लोग, और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसे हमारे देश, मतलब ब्रिटेन से हमारे देश में इसे लिया गया, और अब तक ये पद जो है हमारे देश में चल रहा है। और B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये हमारा देश का सर्वोत्तम क्या होगा, अधिकारी होगा, कैग जो होंगे, ठीक है। अब बात रहा इसका अपॉइंटेड का, तो इसे अपॉइंट कौन करेंगे हमारे देश में, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वही इन्हें क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अगर इन्हें रिजाइन देना होगा तो रिजाइन किसको संबोधित करके देंगे, इस्तीफा। तो इस्तीफा संबोधित करके ही अपना इस्तीफा देंगे। लेकिन इस्तीफा के संबंध में एक चीज ध्यान देने योग्य बात है आपको, कि इस्तीफा जब ये दे देंगे कैग के जो चेयरमैन, तो उसके बाद ये राज्य या फिर केंद्र कि किसी भी पद पर ये आश्रित नहीं होंगे, यानी किसी भी पद के लिए ये काम नहीं करेंगे अगर ये रिजाइन दे देते हैं तो, ठीक है। ये भी एक बार पद से हटाए जाने के बाद, या एक बार अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, या फिर एक बार उनको पद से जब हटा दिया जाता है, तो वापस से किसी भी, अगर वो चाहेंगे, अगर उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि हम किसी राज्य के लिए काम करें या फिर किसी केंद्र के लिए, सरकार के लिए काम करें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका रिमूव करने का जो दायित्व है वो भी किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को ही दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को दिया गया है तो इन्हें उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि रिजाइन बोला, मतलब किसी भी आधार पे उनको रिमूव कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाने का जो प्रावधान है, वही प्रावधान के आधार पर ही हम कैग के चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट, रिपोर्ट। चूंकि कैग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, यही वजह है कि इसको गार्जियन ऑफ दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, गार्जियन ऑफ दी पब्लिक पर्स कहा गया है, पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया, गार्जियन ऑफ दी पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया कहा गया है। किसे कहा गया है, कैग को कहा गया है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति, केंद्र, अगर स्टेट के बारे में बात आएगा और जहां यूनियन के बारे में बात आएगा, केंद्र के बारे में,
अगर स्टेट के अंतर्गत में आएगा तो वो अपना रिपोर्ट उस राज्य के गवर्नर को सबमिट करेंगे, और केंद्र की अगर बात आएगा तो वो अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे राष्ट्रपति को। दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर राज्य के लिए, अगर राज्य का राज्यपाल अगर उनसे रिपोर्ट मांगता है, अगर वो राज्य के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो चूंकि जो कैग होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं, तो वो रिपोर्ट अगर स्टेट के लिए है तो वो अपना रिपोर्ट गवर्नर को देंगे, अगर सेंट्रल के लिए है तो वो अपना रिपोर्ट किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो रिपोर्ट के संबंध में ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। यही वजह है कि इसको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन एग्जाम में पूछा जाता है कि पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अधिकारी होता है उसे ही पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया यानी कि कहा जाता है। समझ में आया बात? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट है आपका अच्छे से क्लियर होगा। किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा है? आर्टिकल 148 में चर्चा है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो इसमें मेंबर होते हैं 1+2, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो इसमें मेंबर होते हैं 1+2। 1 जो होंगे वो चेयरमैन होंगे, और जो 2 एक्स्ट्रा होंगे वो मेंबर होंगे, अधिकारी होंगे, और पहला जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। अभी चेयरमैन कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली। इनका टाइम पीरियड कितने समय के लिए होता है, यानी कि इनका टेन्योर कितने साल के लिए होता है? 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ एज। जब तक उनका उम्र 65 साल तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। 6 साल या 65 साल तक वो अपने पद पर काम कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप अच्छे से एक बार देखिए। बस इतना ही था कैग के बारे में, जो कि एग्जाम के पर्पज से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। रिजाइन किसे देंगे, किसे संबोधित करके देंगे? वो तो राष्ट्रपति को ही देंगे। लेकिन एक बार अगर वो इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनको पद से अगर हटा दिया जाता है किसी भी कारणवश, तो इनको हटाने का भी प्रावधान वैसा ही है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है। तो वो केंद्र या राज्य किसी के पद के लिए, दूसरे पद के लिए वो दावेदार नहीं होंगे, ठीक है। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे? तो राष्ट्रपति को ही सबमिट करेंगे। लेकिन अगर स्टेट का गवर्नर अगर इनसे रिपोर्ट मांगता है तो वो रिपोर्ट क्या करेंगे? उन्हें सबमिट करेंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं। मेंबर कितने होते हैं? 1+2। 1 जो होंगे वो चेयरमैन होंगे, 2 अदर मेंबर होंगे। इनका टाइम पीरियड कितने सालों का होगा? 6 साल या फिर 65 साल के लिए, ठीक है। और इनको पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैग को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारा पॉइंट है आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन एक चीज आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे किया जा रहा है कैग का, और एक आपका बात होता है सीजीए, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये है सीजीए, और ये है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये वर्तमान में कौन है? तो ये वर्तमान में हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो ये अभी हमारे देश में है एसएस दुबे, एसएस दुबे। दोनों में अंतर है, इसलिए कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैग है वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजीए अगर पूछा जाए तो वो वर्तमान में हमारे एसएस दुबे, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये चीज आप टर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी सीएजी है, ये है सीजीए। तो उम्मीद करता हूं ये सारा पॉइंट और कैग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस सभी के बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।